हेलो बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं अपना व्याकरण पुस्तक की पार्ट 6। पार्ट का नाम है उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि उपसर्ग क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अवयव को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दे या उसका अर्थ बदल दे। सबसे पहले शब्दांश या अवयव। शब्दांश क्या है? शब्द का अंश। और अवयव वे होते हैं जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल के आदि के कारण उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अवयव होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर। वे शब्द या वे अवयव जो शब्द के आरंभ में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला दें। जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं, मूल शब्द के साथ वो जुड़ते हैं और उनमें एक परिवर्तन और विशेषता ला देते हैं और या उसका अर्थ बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। इस प्रकार से उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। अब एक बात और समझ लें हम, क्या है? उपसर्ग का अर्थ है समीप आकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। एक प्रकार से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उपसर्ग का साधारण रूप में एक अर्थ ये भी होता है कि उपसर्ग के साथ कोई भी मूल शब्द उसके पास में आता है या उसके समीप आकर, निकट आकर जब उसके साथ जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग का अर्थ है समीप आकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। इस प्रकार से उपसर्ग का पूर्ण तरह से अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मूल शब्द के पास में आकर या उसके समीप में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देने वाला शब्द ही उपसर्ग कहलाता है। आइए एक उदाहरण के रूप से इसको समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। इसमें हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो आ उपसर्ग के लगने से यह क्या शब्द बन जाता है? आहार। सबसे पहले हार का शब्द होता है पराजय, लेकिन जब उसमें आ उपसर्ग लग गया है तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। क्या अर्थ बन गया? आहार मतलब भोजन। इसी प्रकार से हार में प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ दूसरा हो जाता है, इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। क्या बन जाता है? प्रहार। तो हार में एक आ शब्द हमने लगा दिया तो आहार बन गया भोजन, और हारी शब्द में अगर प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता प्रहार, मतलब किसी के ऊपर प्रहार करना या नुकसान पहुंचाना। इस प्रकार से एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग को जोड़ देने से अलग अलग शब्द या उनका अर्थ बदल जाता है। एक बात और समझ लें, उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। 3 विशेषताएं मुख्यतः होती हैं। वो कौन सी होती हैं? आइए वो हम जान लें। उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? आइए सबसे पहले उसको समझ लें। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग का सबसे पहली विशेषता है कि वो उसके साथ जुड़कर, मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में एक नई विशेषता ला देता है, एक नया परिवर्तन ला देता है। जैसे इसको उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, जैसे प्रा एक उपसर्ग है प्लस बल एक शब्द है। बल के साथ अगर हमने प्रा उपसर्ग को जोड़ दिया तो क्या बन गया? प्रबल। इसी प्रकार से अनु प्लस शासन। शासन का अर्थ होता है किसी अनुशासित, शासन का अर्थ होता है नियम।
अनु में पीछे चलना। इस प्रकार से अनु प्लस शासन, अनु हमने जोड़ दिया शासन के साथ, अनु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया, अनुशासन। दोनों का मतलब अर्थ बदल गया। बल में प्र जोड़ा तो बल का अर्थ होता है शक्ति, और प्रबल मतलब ज़्यादा शक्ति। अनु जोड़ दिया शासन में तो अनुशासन मतलब एक नियम। इसी प्रकार से आगे हम दूसरी विशेषताओं को जानेंगे। अच्छा, दूसरी विशेषता अब हम उपसर्ग की जानेंगे। वह है शब्द के अर्थ को उलट देना, अर्थात विलोम बन जाना। कोई भी शब्द है उसके आगे अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अपोजिट इट मीन्स विलोम बन जाता है। जैसे सत्य, यहाँ पर सत्य क्या है, एक शब्द है, उसमें हमने आ उपसर्ग अगर जोड़ दिया, आ प्लस सत्य, सत्य हमारा शब्द है और आ उपसर्ग है, तो हमारा क्या बन गया, असत्य। सत्य का मतलब होता है सच, और आ उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया असत्य मतलब झूठ। इसी प्रकार से ये विलोम शब्द बन गया। इसी प्रकार से यश, यश हमारा एक मूल शब्द है और अप उपसर्ग है। अप में हम यश में हमने अप उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, अपयश। इसी प्रकार से ये भी अपोजिट शब्द बन गया। अब तीसरी विशेषता क्या कहती है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इधर उधर का अर्थ प्रदान करना। इस विशेषता का मतलब है कि कोई खास परिवर्तन ना करके जो हमारा मूल शब्द है या मूल का अर्थ है, मूल शब्द का जो अर्थ है उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द का अर्थ प्रदान करना, बहुत ज़्यादा विशेष परिवर्तन ना होना। जैसे शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ। उसी प्रकार से अगर हमने वी इसमें जोड़ दिया, वी एक उपसर्ग है और शुद्ध हमारा मूल शब्द है, शुद्ध के साथ हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, विशुद्ध। अब विशुद्ध का अर्थ भी स्वच्छ होता है। इसी प्रकार से इसमें कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है, दोनों का मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस या परिवर्तन नहीं है। अब हम भ्रमण, भ्रमण का अर्थ भी वही है घूमना, और परि, परि एक उपसर्ग है, अगर इसके साथ हमने भ्रमण जोड़ दिया तो परि प्लस भ्रमण इज इक्वल्स टू परिभ्रमण, तो परिभ्रमण का अर्थ भी घूमना ही हुआ। इस प्रकार से कभी कभी किसी मूल शब्द के साथ कोई उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, उसके अर्थ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये तीन विशेषताएं होती हैं जो हमारे उपसर्ग में दिखाई देती हैं। एक बात और हम समझ लेते हैं क्या है, वो है हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदी में 4 भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग होता है। एक बात और हम जानते हैं वो क्या है, उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 3 विशेषताएं हैं और 3 ही प्रकार के उपसर्ग से प्रयोग जो होते हैं तो वो 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। मतलब हम उपसर्ग को प्रयोग करते हैं किसमें, मूल शब्द के साथ, सार्थक शब्द के साथ, तो हम 3 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। कैसे, पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द। ये 3 विशेषताएं उपसर्ग के साथ दिखाई देती हैं। उपसर्ग के अंदर ये 3 विशेषताएं महत्व रखती हैं, ये 3 ही विशेषताएं सामने आती हैं। अब आगे एक प्रकार से हम इस तरह से भी उपसर्ग को समझ सकते हैं, ये एक परिभाषा है और हिंदी में कोई भी परिभाषा अपने आप में एक पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन होती है, पूरा सार उसी में होता है। अगर हम शब्दों के द्वारा समझें तो हमें उस परिभाषा से ही उसकी जानकारी हो जाती है, उसको समझने में बहुत ही मदद मिलती है। तो हम शब्दों पर ध्यान देते हैं और इस परिभाषा को पढ़िए। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से उपसर्ग पूरी तरह से यह साबित करता है कि वह सार्थक शब्द के साथ जुड़कर ही मूल उसके जो अर्थ है उसमें परिवर्तन करता है। शब्द के निर्माण में भी हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं।
एक प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि शब्दांश का अर्थ जो स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये बात बहुत ही महत्व रखती है कि जो शब्दांश होता है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ जुड़ता है और वह अपना एक अर्थ भी रखता है। लेकिन जब वो शब्दांश जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो वो अपना एक अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार से हम उपसर्ग को समझ सकते हैं। और मैंने एक बात और जानने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वह है हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। इस प्रकार से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हमारी हिंदी में किया जाता है। प्रायः उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। अभी मैंने ऊपर इस बात को स्पष्ट किया था और फिर एक बार यही बात समझा रही हूँ कि उपसर्ग विधि से अगर कोई शब्द बनता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है, अर्थात मूल शब्द सार्थक होता है और उपसर्ग का भी वही अर्थ होता है। अब जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसका एक नया अर्थ स्पष्ट होता है। आइए इसको एक उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। जैसे शब्दांश एक उपसर्ग और शब्द एक मूल शब्द हुआ, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? नया शब्द। नया शब्द तभी बनता है और हम उसको तभी समझ सकते हैं, और कैसे समझ सकते हैं? कि वो उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द होता है। इस प्रकार से जो नया शब्द बनता है वो उपसर्ग विधि द्वारा ही बना होता है। और इसको समझने के लिए देखिए एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। आ का अर्थ होता है नहीं और सत्य, आ प्लस सत्य, सत्य का अर्थ होता है सच। अब इन दोनों का जो अर्थ है वो नए शब्द को व्याख्यात करता है या भावार्थ उसका वही निकलेगा, वही अर्थ निकलेगा जो हमारा शब्दांश और शब्द का है। इस प्रकार से आ का अर्थ है नहीं, सत्य का अर्थ है सच, और बन के नया शब्द जो बना है वो है असत्य, और असत्य का मीनिंग भी वही होता है जो हमारे शब्दांश और शब्द का है, अर्थात जो सच नहीं है।